नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप काफी बच्चों ने मुझे इंस्टा पर और एफबी पर डीएम किया है कि मैम एक साल की करंट अफेयर का जुगाड़ कर दीजिए। तो जुगाड़ तो नहीं होगा, एक साल की करंट अफेयर बनानी पड़ेगी, तो उसको मैं कंप्लीट करूंगी, कंपाइल करूंगी। वैसे आपकी एक साल की करंट अफेयर ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसमें अपलोडेड है, जो मैंने आरओ के लिए कवर करी थी। लेकिन अब मैं पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक साल का आपका करंट अफेयर कवर कर दूंगी। ठीक है, तो वो आपका जो होगा कुछ इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। वो मैं क्वेश्चन फॉर्म में नहीं करने वाली हूँ। जो कवर करूंगी वो आपका शायद जून या जुलाई से लेकर के मैं अभी तक अप्रैल या मई तक का उसको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, तो वो जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगी। आज मैं देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे गोपी थोटाकुरा के बारे में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले, भारत की ओर से पहले पर्यटक बन चुके हैं। और अगर बात किया जाए अंतरिक्ष में गए हैं, कौन गया है भारत की तरफ से, तो ये दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, दूसरे भारतीय बन गए हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं। ये अभी 19 मई को कहां गए थे? जाकर के पर्यटक के रूप में इनका मिशन था ब्लू ओरिजिन न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत ये पर्यटक के तौर पर गए थे अंतरिक्ष में 10 मिनट के लिए, और कल जाकर के वो वापस भी आ चुके हैं। इसीलिए चर्चा में है दोबारा से। एक बार ये चर्चा में थे जब इनका नाम शामिल किया गया था कि यहाँ पर एज अ पर्यटक के तौर पर जाएंगे। तो अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जाके वापस आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि यदि मैं पर्यटक की बात करूं कि घूमने फिरने के, उससे अंतरिक्ष देखने के, उससे यदि कोई गया है तो ये पहले भारतीय है। एज एस्ट्रोनॉट ये बात करें तो राकेश शर्मा गए थे, वो पहले भारतीय थे जो एज एस्ट्रोनॉट वहां पर गए थे। और ये पर्यटक के तौर पर जो जाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं। अब भारतीयों की लिस्ट में यदि देखा जाए तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जो राकेश शर्मा के बाद अब गए हैं। राकेश शर्मा कब गए थे अंतरिक्ष में? तो ये गए थे वर्ष 1984 को। तो बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है। चलिए, यहाँ पर मिशन जरूर याद रखिएगा कि किस मिशन के तहत गए थे ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं ये आपसे। तो ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत इनको अंतरिक्ष ले जाया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत ना एक मानव जो मिशन चला रहा है कि मानव अंतरिक्ष पर भेजे जाएंगे भारत की तरफ से, और अंतरिक्ष में एक भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी निर्मित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो उसमें अभी तक 3 लोग थे। अभी आप बताओ कि क्या चेंजमेंट हुए हैं, उन तीनों लोगों के नाम क्या है, और कब तक भारत ये मिशन तैयार कर रहा है कि वो कहां पर भेजेगा, लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर देना है इसका। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यू शेफर्ड 25 मिशन के बारे में। तो यह मिशन कुल 6 अंतरिक्ष पर्यटक के लिए तैयार किया गया था, बनाया गया था। इसमें 6 लोग शामिल थे। ये अंतरिक्ष पर्यटक लगभग 10 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे और उसके बाद अंतरिक्षयान की धरती पर सुरक्षित ये वापसी हो गई, इनकी वापस आ गए हैं। यह मिशन न्यू शेफर्ड प्रोग्राम के लिए 7वीं और इसके इतिहास में 25वीं मानव उड़ान थी, यानी कि ये 24 बार और ऐसे पर्यटकों को ले जा चुके हैं अंतरिक्ष में। तो ये 25वीं उड़ान थी। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 31 लोग जो है वो अंतरिक्ष में घूम के आ गए हैं। करमन रेखा समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित है और यह एक काल्पनिक रेखा है। तो करमन रेखा के ऊपर से इसको ले जाया गया था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। करमन रेखा का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच पारंपरिक जो है वो सीमा भी है, वो बनाती है, सीमा स्थित है। आगे बात करेंगे मोहम्मद मोखबर की। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि इराक के जो राष्ट्रपति थे रईसी जी, उनकी हत्या हो गई दुर्घटनाग्रस्त, या फिर आप कह सकते हो विमान में उनकी मृत्यु हो गई। क्या किसने हत्या की या फिर वो साजिश है, हम नहीं जानते, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद वहां पर चाहिए तो था कोई राष्ट्रपति। तो हाल ही में अब क्या है, उपराष्ट्रपति के पद पर जो यहाँ पर थे मोहम्मद मोखबर देशफुली, इनको यहाँ का राष्ट्रपति वर्तमान के लिए बना दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को चुनता है। ईरान के संविधान में अनुच्छेद 1931 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। अच्छा, भारत में क्या है और किस सेक्शन के तहत ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की आपातकालीन मृत्यु हो जाती है तो क्या उसका चुनाव होगा, उसके बाद कोई चुना जाएगा, या फिर कोई उपराष्ट्रपति उसको बना दिया जाएगा, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उस पद को संभालेगा।
रहेगा? चलो मुझे ये भी आप क्लियर करके बताना कि क्या इसमें चीजें हैं। आगे बात करते हैं, संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अधिकतम 50 दिनों की अवधि के भीतर एक नए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करने के लिए बाध्य है। अभी तो ये बना दिए गए, लेकिन 50 दिनों के भीतर एक चुनाव कराना पड़ेगा, जिसके पश्चात आप देखोगे कि नए राष्ट्रपति यहाँ पर बन करके आए। फिलहाल जो गद्दी संभाली है उपराष्ट्रपति ने संभाली है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किसकी? ईरान की। तो सीमाएं ये देखिए, अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, यहाँ पर इनसे लगती है। यहाँ पर इधर आप देख लोगे अजरबैजान भी आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं इसमें ईरान के बारे में। तो ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। बीच में मैंने शायद इराक नाम ले दिया है, तो वो बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, उसको ठीक कर लीजिएगा आप। इसकी सीमा इराक, तुर्की, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। आगे बात करिए, उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी की बात करें तो तेहरान है और ईरान की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट दमावंद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो नाम क्या है इनका? इनका नाम है संजीव पुरी, जो कि वर्ष 2024 और 25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने आर दिनेश का स्थान लिया है। तो पहले कौन थे? आर दिनेश थे, ये भी याद रखिएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसा ये निकाय है। तो बेसिकली ये एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी उद्योग आधारित संगठन है। उद्योग से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनको देखता है। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यह नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ काम करता है कि सरकार को इससे रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड कौन सी नीतियां बनानी चाहिए, क्या ड्यूटीज इम्पोज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, विश्व व्यापार में क्या कार्य करना चाहिए। सो इससे रिलेटेड ये नीतिगत जो तौर है उस पर कार्य करती है। ये जो संगठन है ये आपका सलाहकारी और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार, नागरिक समाज के साथ साझे जारी करके भारत के विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, आप इसमें देखोगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित जो प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के 9000 लोग शामिल हैं, कंपनियां शामिल हैं जो इसके तहत इसमें कार्य करती हैं। आगे बात करें तो यह भारतीय उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय के संदर्भ में एक बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर चल गई होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्थापना, इसके कार्य क्या है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल हैं और कैसा ये संगठन है। आगे बात करेंगे एलोडा कप 2024 से रिलेटेड चर्चा में क्यों है और क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं। देखिए, एलोडा कप अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुआ और एलोडा कप का यह कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। आपसे क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि एलोडा कप का कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया और कहां आयोजित किया गया। ठीक है, इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसमें निकहत जरीन और मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एलोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले 2 खिलाड़ियां निम्नलिखित में से कौन है। वहां पर लिख दिया जाएगा खिलाड़ियों के नाम, आपको बताना पड़ेगा। तो निकहत जरीन और मीनाक्षी हैं। आगे बात करें, भारत के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक और 8 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं। टोटल पदक जो जीते गए हैं वो कितने हैं? तो 12 है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं एलोडा कप के बारे में। तो यह अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। इसका आयोजन कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ द्वारा किया जाता है और इसका पहला संस्करण वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। इसके तीसरे संस्करण में भाग लेने वाले देश कौन कौन से थे? तो सबसे पहले कजाकिस्तान, चीन, भारत, जापान, उज्बेकिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें थाईलैंड ओपन कप के बारे में 2024, ये भी चर्चा में है। तो हाल ही में भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, इन्होंने फाइनल मुक्केबाजी में चीन के चेन बोयांग और लियू यी को हराया है। इनके नाम भी बहुत अजीब होते हैं ना। चलिए थाईलैंड ओपन कप की बात करें तो इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में 14 से 19 मई को आयोजित किया गया था। आगे देख लेते हैं आपका अंत में प्रश्न कि ईरान की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है।
अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान या फिर सीरिया? तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। और रही बात 1 साल की करंट अफेयर की, तो वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। मंथली करंट अफेयर आप लोग मेरे से चाह रहे थे, मैं एक्चुअली कमेंट सबके पढ़ती हूँ, जो लोग भी करते हैं, तो उसमें कुछ लोगों का ये था कि मंथली करंट अफेयर भी कंप्लीट करवाइए, बट वो करंट अफेयर के बहुत सारे सेक्शन हो जाते हैं, इस वजह से जो मंथली है मैं इसको ट्राई करूंगी कि मैं करूं, लेकिन मैं ईयरली जो करंट अफेयर है आपका कंपाइलेशन है वो जरूर आपका कंप्लीट करके मे बी संडे या फिर नेक्स्ट संडे रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, तो आंसर जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।